कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से भी नहीं पढ़िएगा। दूसरा कॉपी नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, रफली लिख लो। ठीक है सर, देखो तुम लोग को मतलब पहले जो हम थोड़ा बहुत लिखा करते थे अपने से कुछ बातें, मतलब दो विचार की। सर वीडियो इसी में नहीं वो अलग से किया गया। देखो हम पहले जो लिखा करते थे वो थोड़ा सुना देते हैं। मतलब आई थिंक 12th या ग्रेजुएशन समय में रहा होगी, तो उस समय लिखते थे उस समय। देखो, हर तरफ तुम्हारा ही नाम होगा, कदमों में दुनिया का सलाम होगा। हर तरफ तुम्हारा ही नाम होगा, कदमों में दुनिया का सलाम होगा। एक साल मेहनत कर ले खुद पर, आने वाला वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। क्या बात ये क्या अलग चीजें रही। सुनते हैं कि कहाँ ध्यान खोल देते हैं, क्या बोले थे? देखो यहाँ से आ जाओ फटाफट। देखो मैकेनिक्स के ऊपर आते हैं आप फटाफट। देखो ठीक है, मान लेते हैं यहाँ समझो, मान लो यहाँ पर तीन चीजों पर पूरा बात की, मतलब दो मेनली एक ही चीज पर पूरा बात हो रही होगी, या यूँ कह लो दो बात पर आपको कंसंट्रेटेड कर लेनी है। पूरे अभी जितना पढ़ाएंगे हम उसमें दो बात पर एकदम गौर करना, उससे ज़्यादा आपको पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर। पहला पकड़ लेना है बॉडी और दूसरा पकड़ लेना है फोर्स। इसी के दो के बीच इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूम रही है, बॉडी और फोर्स। ठीक है, समझ गए? बॉडी मतलब इतना समझ लेना कि मेरा बॉडी, तुम्हारा बॉडी, टेबल, बेंच, कुर्सी, गाड़ी, पत्थर, कुछ भी, बोतल, मतलब जो भी आप समझ रहे हो वो सारे की सारे बॉडी है। और बॉडी का एक अपना सेंटर ऑफ मास है। बस इतना से समझ लेना, इससे बेसिक कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर। तो पूरा कंसंट्रेटिंग हो जाएगा ये बॉडी के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी। अब मैकेनिक्स क्या कहती है, देखो ये सिंपली एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर काम कर रही होती है, यानी कि सीधा सीधी अगर हम बात करें, ये तो सर फिजिक्स का टॉपिक है। हाँ तो वही पढ़ा रहे हैं, तो इसको मैथ में डाल दो, क्योंकि पूरा मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस ही करनी है आपको। बस छोटा छोटा डिफिनेशंस देंगे और पूरा मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस रहेगा। इस चलते ध्यान रखिएगा कि मैथमेटिक्स पढ़ने वाला लड़का पढ़ करके फिजिक्स भी पढ़ा सकता है अच्छा खासा, क्योंकि उसको मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस करने में, फिजिक्स के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत होगी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी को समझने में, थोड़े डिफिनेशंस को याद करने में और थोड़ी बहुत कंसेप्ट को बिल्ड करने में, इससे वैसे नहीं। बाकी जो मैथ के जितने भी कैलकुलेशंस है वो आपको आ जाएंगे, इसी वजह से इसको ऐड किया गया है इसमें मैकेनिक्स। ठीक है, अब देखो ये जनरली किस पर काम करती है, एक्शंस ऑफ फोर्स के ऊपर बात करेंगे। यानी अब ये एक्शंस ऑफ फोर्स कहीं ना कहीं लगेगा तो किसी ना किसी बॉडी पर लगेगा। अब ये जो बॉडी है या तो वो आपके पास पूरी तरीके से रेस्ट पर होंगी या तो पूरी तरीके से वो किस पर होंगी, मोशंस पर होंगी। क्लियर है इतनी बात? ध्यान रखना। यानी हम पूरे मैकेनिक्स के अंदर एक्शंस ऑफ फोर्स के बात कर रहे होंगे।
यानी कि अगर किसी बॉडी रेस्ट पर है और हमने फोर्स लगाया तो उस पर क्या क्या डिफरेंसेस पड़ सकती हैं, और दूसरी बात अगर कोई मोशंस में है और हमने फोर्स लगाया तो क्या क्या डिफरेंसेस पड़ सकती हैं, पूरी इर्द गिर्द इसकी अकॉर्डिंग घूमेंगी। अच्छा जी, जब हम फोर्स यानी कि एक्शंस ऑफ फोर्स अगर किसी रिजिड बॉडी पे काम कर रही होंगी या यूं कह लो रेस्ट वाली बॉडी पे काम कर रही होंगी, तो रेस्ट ही बोलो, रिजिड का है तो खैर अलग चीज आ जाती है, रेस्ट पर अगर काम कर रही होगी उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ते हैं स्टैटिक्स का पोर्शंस, समझ रहे हो। और जब बॉडी मोशंस पर हो या रेस्ट पर हो, ध्यान रखना, अगर बॉडी केवल रेस्ट पर हो और उसके लिए कोई टॉपिक पढ़ना है तो हम पढ़ते हैं स्टैटिक्स। लेकिन अगर हम बॉडी रेस्ट पर भी हो या मोशंस पर हो, इन दोनों सिचुएशंस में अगर कोई टॉपिक्स पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक्स। कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं सर। क्लियर है ना। तो पूरी मैकेनिक्स डील कर रही होंगी एक्शंस ऑफ फोर्स के ऊपर। अगर वो रेस्ट वाली बॉडी पर काम कर रही होंगी तो स्टैटिक्स पढ़ेंगे, और रेस्ट प्लस मोशंस पर अगर हमने बात कर रही होंगी तो हम डायनेमिक्स के अंदर बात कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो फटाफट लिखना चालू करो, यहाँ केवल समझाते जाएंगे और लिखना ही मेन है आपके पास डिफरेंसेस के। सबसे पहले थर्ड लाइन डालो मैकेनिक्स जो भी चीजें। सर आपके नजर में ब्लैक पेन है क्या? मेरे पास था। नजर में ब्लैक पेन मांगने में से देखिए मेरे में हाँ ये बहुत हल्का चल रहा है, दे रहे हैं। लो रे छोड़ दीजिए सर। बात में रही है किसी की नजर। लिखो मैकेनिक्स के ऊपर लिखो। देखो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस अच्छा, जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको हिदायत कर दीजिएगा कि कम से कम इस पेपर को, मान लो अगर किसी को दिक्कत हो रही है, पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, कम से कम इस पेपर को पढ़ने के लिए आ जाए। ठीक, तो इस पेपर का लेक्चर ना तो आपको यूट्यूब में मिलेगा और ना तो किताब में समझ में आएगा। यस सर, देख रहे थे यूट्यूब। ठीक है, देखो ये जो टॉपिक है ना, इसको पढ़ाने के लिए फिजिक्स के टीचर को भी दिक्कत हो जाती है, हम सीधा बता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पूरी मैथ के टर्मिनोलॉजी आने लगेगी, मैथ की कैलकुलेशंस आने लगेगी। इस वजह से जो लोग आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, मान लो और पेपर का तो तैयारी खुद से भी कर सकता है या यूट्यूब के थ्रू भी कर सकता है। इस पेपर के लिए लेक्चर आपको वहाँ भी सीक्वेंसली नहीं मिलेगा, और मेनली बात है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर पढ़ा रहे हैं, जो आपको कॉलेज लेवल पर आ रहे हैं। सिकंदर बोला सर आएगा। ठीक, तो कम से कम इस पेपर के लिए जो लोग छोड़ा है ना सबको इन्फॉर्म कर देना, ये पेपर पढ़ लो, नहीं तो फिर दिक्कत। हाँ, इस पेपर को फिर देखो, मान लो इसे हम अभी क्या पढ़ा रहे थे, कॉम्प्लेक्स ना। कॉम्प्लेक्स आप यूट्यूब में भी पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, या कहीं भी पढ़ोगे, अनसीक्वेंशनली भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें सीक्वेंस चाहिए और एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ इस पेपर को पढ़ना पड़ेगा, सिंपल बता दे रहे हैं। और वो ये पेपर बड़ा भी है। हाँ, पेपर बड़ा भी है, इस चलते इसी वजह से तो हम पढ़ा रहे हैं। देखो हम चाहते तो इस पेपर को दूसरे टीचर को भी दे सकते हैं, बट हम चाह रहे हैं कि इस पेपर को, बढ़िया पेपर है, पढ़ा दे रहे थोड़ा स्ट्रॉन्ग ढंग से, ताकि आप क्वेश्चन में ना फंसो एग्जाम हॉल के अंदर, थोड़ा घुमाने के चांसेस रहते हैं। देखो लिखिए, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द which deal with the लिखा। हाँ है सर। लिखिए, with the action of force on the bodies at rest or motion और करके मोशन। एक को काटो, रेस्ट के बाद बोला एक, हाँ फुल स्टॉप दे दो, हो गया, समझ गए। मेनली तौर पर ये वाली बात रही, ठीक है। अब मैकेनिक्स की दो ब्रांच ऐसे करके आप लिख लो शॉर्टली। एक तरफ है स्टैटिक्स
और दूसरा तरफ है डायनेमिक्स। ये दो ब्रांच आपको मिलनी पड़ेगी। ठीक है, लिखिए स्टैटिक्स के ऊपर लिखिए। Statics is the branch of mechanics branch of mechanics लिखिए which deal with the force of action, which deal with the action of force कर देना, which deal with the action of force on body या on bodies कर दीजिएगा, on bodies at rest। ठीक है, डायनेमिक्स में लिख लेना नीचे लाइन करके, सेम कॉपी पेस्ट करना, खाली जो रेस्ट के बाद जो लिखे हैं वहां पर थोड़ा सा चेंज करवाएंगे। Dynamics is the branch of हाँ, mechanics सेम छापना, केवल वहां कर देना मोशन कर which देना, deal with the which deal with the action of force, which deal with the action of force on a body at motion कर देना, body at motion, bodies at motion। at motion। तो दो ब्रांच हम लोग डील करेंगे। ठीक, हाँ, तो ये रहा कि एक तरफ स्टैटिक्स के पार्ट पर रहेंगे और एक तरफ डायनेमिक्स के पार्ट। हम लोग सबसे पहले इधर के पोर्शंस को कवर करेंगे, देख लेते हैं किधर का जो अच्छा लगे वो कवर करेंगे। एक पॉइंट लिखो फोर्स, फोर्स लिखो। देखो फोर्स क्या होता है समझाते हैं, पहले समझ लो फिर लिखवाते चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखो समझते चलना है कि टर्मिनोलॉजी का और लिखते चले जाना है। यहाँ थ्योरेटिकल पोर्शन है बट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ही क्वेश्चन बनेगी, ध्यान रखना। और जैसे ही तुम क्वेश्चन केवल समझ गए उसके बाद केवल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, पूरा खत्म हो जाता है। ठीक, ध्यान सुनो। तो पहला इसमें क्या है, फोर्स के बारे में लोग सीख रहे हैं। देखो इधर तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई बॉडीज है, यहाँ पर देखो ये, ठीक है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर आपने पहले तो समझ लो फोर्स है क्या। फोर्स एक तरीके का कारक है या काउच कह सकते हो आप इसको, जो कि क्या करती है, या तो बॉडी को टेल्ड करना चाहेगी, या तो बॉडी को चेंज कर देगा या वन टू चेंज करना चाहेगा। मतलब कहने का मतलब वो उसके पोजीशंस को बदलना चाहेगा या तो बदल देगा, सिंपल सी बात है। मान लेते हो कि आप इस दीवार पे या बोर्ड पे देख लो, मान लो एक आप मुक्का मार रहे हो, तो या तो आप इसको मुक्का मार करके तोड़ना चाह रहे हो या तो तोड़ दे रहे हो, सिंपल सी बात इतना है। उसी तरीके से आप अगर इसको धक्का दे रहे हो तो या तो आप इसको रेस्ट से मोशन में लाना चाह रहे हो या मोशन से रेस्ट में लाना चाह रहे हो, सिंपल सी बात ये। तो हम सिंपली समझ करके ये चल सकते हैं कि फोर्स एक तरीके का ऐसा काउच है जो कि बॉडी के पोजीशंस को चेंज करना चाहता है, या तो कर देता है या तो करना चाहता है। समझ गए या नहीं समझे? अगर बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में ला सकता है, मोशन में है तो रेस्ट में ला सकता है। मान लो आप दौड़ रहे हो, आपको कोई धक्का दे दे,
आगे से, तो भाई वो रेस्ट में आ जाएगा। और अगर कोई रेस्ट में उसको एक लात पीछे से कोई मार दे तो भाई वो मोशन में आ जाएगा। तो वो जनरली कहने का मतलब ये सिचुएशन है, ठीक है। अब एक बात सुनो, फोर्स जो होता है ना, ध्यान सुनो, फोर्स 3 चीजों पर डिपेंड करती है, 3 चीजों पर, ध्यान सुनो। पहला बात है कि उसके पास एक मैग्नीट्यूड होती है, कि मान लो आप कहीं पर भी फोर्स लगाए तो कितना फोर्स लगा, कुछ ना कुछ क्वांटिटी, जैसे आप आलू तोलते हो तो कितना आलू ले रहे हो, है ना, जैसे बोलते हैं 10 kg। उसी तरीके से फोर्स के पास भी अपना उसका एक मैग्नीट्यूड होता है। मान लो आप किसी पे यहाँ पर फोर्स लगाए तो उसका एक अपना मैग्नीट्यूड है। जैसे उस मैग्नीट्यूड को डिनोट कर सकते हैं हम लोग न्यूटन के साथ, यानी 10 न्यूटन। समझ गए या नहीं समझे? तो उसका एक अपना मैग्नीट्यूड होता है। और जब आप फोर्स लगाते हो तो उसके पास एक डायरेक्शन होता है कि आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, क्या आप उसको पुल कर रहे हो या पुश कर रहे हो, समझ रहे हो? तो इसके पास 2 चीज तो अभी तक हम लोगों को पता है, डायरेक्शंस भी होती है। ये हम लोग बचपन में 2 चीज तो ऑलरेडी पढ़ के आते हैं, लेकिन एक तीसरा भी हम यहाँ पर बात करेंगे और वो होगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस। अब ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस क्या है कि आप किस पॉइंट के, यानी बॉडी के किस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस। समझ गए या नहीं समझे? आप मान लो कि यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो, कोई कहेगा नहीं पॉइंट ऑफ एक्शंस यहाँ है, तो गलत बताएगा। क्योंकि जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हो वहां पर जो फोर्स की कैपेसिटीज होगी वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रख करके चलनी होंगी। क्लियर है या नहीं क्लियर है? जैसे मान लो कई बार आप क्या करते हो, देखो सिंपल सा हम एग्जांपल से समझाते हैं। मान लेते हैं कि आप किसी बंदे को यहाँ से धक्का दोगे तो ऐसे बल के गिरेगा। आप अगर बीच से धक्का दे रहे हो तो उसकी पोजीशन गिरने की कुछ और होगी। पैर में अगर लात मार रहे हो तो उसकी गिरने की पोजीशन ये रहेंगी, है ना। तो कहीं ना कहीं पॉइंट के वजह से भी कहीं ना कहीं हमारे पास इफेक्ट आती है। इस वजह से हम लोग तीसरा बात भी करेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर। समझ रहे हो इतनी बातें? यस सर। तो इन दिस केस फोर्स के पास इन 3 चीज का क्वांटिटी होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फोर्स बन करके आता है वो फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स हमारा क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर है या नहीं क्लियर है? इतनी बात समझ के चलिए। अच्छा, तो पूछे फोर्स का फार्मूला क्या होती है? तो फोर्स का फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। समझ गए या नहीं समझे? ठीक है, एक्सेलरेशन वगैरह तो जानते ही होंगे, सब बताने की कोई जरूरी है? जानते। देखो 1 सेकेंड में हम जितना अपना वेलोसिटी चेंज करते हैं इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। समझ गए? यानी देखो 1 सेकेंड में जितना एक्सीलरेटर दे, समझ गए या नहीं समझे? वेलोसिटी चेंज करना एक्सेलरेशन। इस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे आगे जाकर के, बट अभी फिलहाल इतना समझ करके हम चले। देखिए फोर्स के बारे में। अब फोर्स इज सम काउच, ऐसे लिखिएगा, ऐसे कारक, काउच, CAUCE, काउच, कारक, that change or tend to change, tends to change, s डाल दीजिएगा, tends to change the state of a body ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नीचे लाइन करके लिखिएगा, अ फोर्स हैज three characters
ऐसे लिखेगा कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बोले आप। हम बोलने नहीं सीख सक रहे हैं बिकॉज मेरा जीभ नहीं पलट रहा, बट आप ये लिख सकते हैं। फर्स्ट हमको लगा वो सब है। सेकंड। ठीक है, लिखिए पहला लिखिए, वो नोट पॉइंट पे करके इसको लिखना। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, लिखो लिखो नोट कर बगल लिखो। 3 चीज, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ऐसे कैसे लिखिए? मैग्नीट्यूड पहला, दूसरा डायरेक्शन और तीसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। देखो तो कटने रहा है ऋतिक का। इसी चलते नीचे लाइन में एक लाइन करके लिखो, हेंस हेंस नीचे लाइन करके लिखो, हेंस फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी समझ गए इतने का? अब देखो इधर, पहला देखो। अब जरा सुनो एक बात, थोड़ा समझ के चलना। मान लो ये तुम्हारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, सुनो इधर। इस बॉडी को एक तरफ तो ये फोर्स खींचा, मान लो पी, कोई बंदा है जो खींच रहा है इसको पी फोर्स के साथ। इसी को कोई बंदा खींचा क्यू फोर्स के साथ, इधर खींच रहा है। इसी को किसी ने खींचा मान लो एस फोर्स के साथ, इस तरीके से, और इसके बराबर उतना ही फोर्स को जनरेट करके इसको इधर खींच दे रहा है मान लो। अभी नहीं पता, बट हम लोग ऐसा मान सकते, चलो ठीक है। या ऐसा भी कर सकते हो कि ये आर कहीं और भी लग रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सीधा में लगे ऐसा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप इस बॉडी पर अलग अलग फोर्स लगा रहे थे, ठीक है। मान लो यहाँ पर आपने लगाया पहले में 5 न्यूटन का फोर्स, यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स, और यहाँ पर मान लो 15 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। और किसी ने यहीं पर एग्जैक्टली 30 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, समझ। मान लो एक छोटा बच्चा, उससे थोड़ा बड़ा बच्चा, उससे बड़ा बच्चा, इन्होंने फोर्स लगा करके इसको खींचने के प्रयास किया, ठीक है, और ये खिंचा भी दिया उतना। लेकिन हम चाह रहे थे इन बच्चा लोग को क्यों भिड़ाएं, हम खुद भिड़ गए और 30 न्यूटन का फोर्स लगाए, तब भी ये खींच गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक ऐसा रिजल्ट निकल करके आ रहा है कि हम चाहे तो इस फोर्स को इन तीनों फोर्स के सम के इक्वल कह सकते हैं। कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? Yes. तो इस वजह से ध्यान से सुनो, एक बात यहाँ पर एक टर्म बन करके आएंगी कि ये जो आर लग रहा है क्योंकि वो तीनों का सम के बराबर है, Yes. यानी कि तीनों के इक्विवेलेंस है, तो हम इसी को रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। ऑफ किसका? पी, क्यू और एस का। समझ गए या नहीं समझे? Yes, sir. और पी क्यू और एस को कंपोनेंट ऑफ आर कहते हैं। ध्यान से समझो, पी क्यू एंड एस आर कंपोनेंट ऑफ आर कह के चलेंगे। समझ में आया या नहीं आया? ध्यान से सुनना, आर को रिजल्टेंट बोलेंगे किसका? पी का, क्यू का और एस का, और पी क्यू एस को क्या कहेंगे? कंपोनेंट ऑफ आर कहेंगे। समझ गए या नहीं समझे? अब एक बात सुनो कि इसके अंदर हम लोगों को मोटा मोटी और क्या क्या पढ़ना है वो थोड़ा समझ लो।
हम जनरली जब रिजल्टेंट फोर्स डाल रहे हैं तो कई बार हम देखेंगे कि आखिर इसमें हमारे पास रिजल्टेंट के रूप में कितना आ रहा है। तो जब हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसका, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा ध्यान से समझो। R बराबर हम लोग यहाँ पर लगाएंगे P, यहाँ लगाएंगे Q और यहाँ लगाएंगे क्या S। समझ गए या नहीं समझ? ये ध्यान में रख करके चलना, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। अभी तक हम लोग इस ना तो इसका मैग्नीट्यूड निकाले हैं और ना ही डायरेक्शंस निकाले हैं, बस हम लोग एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस दिए कि इन तीनों फोर्स के इक्वली जब हम सम करेंगे, इन तीनों फोर्स को जब सम करेंगे तो किसके बराबर होगा? R के बराबर। ये हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अभी इसका मैग्नीट्यूड निकालना सीखेंगे, फिर इसका डायरेक्शन सीखेंगे। और बहुत जरूरी है हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस, बिकॉज क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि फोर्स किधर लग रहा है एग्जैक्टली। अगर बॉडी ठीक ठाक है, आप किसी बॉडी को खींच रहे हो तो पता लग जाएगा। मान लो एक बॉक्स पकड़े हो, बॉक्स को खींच रहे हो, पता लग जाएगा। आप इस डोर को पकड़ के खींच रहे हो, बॉडी फिक्स है, आप लगा रहे हो फिक्स है, पता लग जाएगा। लेकिन कई बार आपके पास बॉडी प्रॉपर शेप में नहीं होगा, ठीक है? तो ऐसे केस में अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड भी सीखेंगे, डायरेक्शंस भी सीखेंगे। इसके अलावे हम जो जानते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो हम फोर्स को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में रिजॉल्व करना भी सीखेंगे। समझ गए या नहीं समझे? इतना मोमेंट हमें फोर्स के अंदर सीखनी है। एक एक करके हर एक पॉइंट को कवर करेंगे ताकि हम लोगों को ये बेसिक्स। अच्छा, चैप्टर का अभी तक आपको नाम नहीं दिए हैं, तो ये हमारा चैप्टर चल रहा है। ये चैप्टर हमारा फिलहाल 0.0 पर चल रही है, या यूं कह लो 0.1 मिलीमीटर चल रहे हैं हम लोग के हिसाब से। बट अभी ये पूरी तरीके से बेसिक्स कंसेप्ट के ऊपर चल रही है। समझ गए या नहीं समझे? ध्यान रखना, ये अभी तक कोई फाइनली हम लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन विदाउट इसके अगर हम वहां डायरेक्ट पहुंचेंगे तो आपको हवा भी नहीं लगेगा दूर दूर तक। ठीक है? तो पहला, अब आपको पहला एक हेडलाइन दे देते हैं, रिजल्टेंट एंड इट कंपोनेंट्स। ये हेडलाइन डालो इसके अंदर। पहले तो आप हेडलाइन डाल ही लो चैप्टर का, रिजल्टेंट एंड इट्स कंपोनेंट। ये टॉपिक है। ठीक है, कर लिए यहाँ तक? देखो अब लिखो जो उसके नीचे पॉइंट लिखा है, बस छोटा सा कंसेप्ट लिखा है जो यहाँ समझा है उसी को अब लैंग्वेज के रूप में लिखा है। लिखे लेट टू और मोर फोर्सेस P1 ऐसे लिखेगा, P1 P2 P3 डॉट 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 Pn, इस तरीके का। Act on a rigid body, act on a rigid body at point O। Act on a rigid body लिखी, act हाँ ACT, act on, काटो सबको, लिखो act on, ई नहीं लगेगा लास्ट, act on
रिजिड बॉडी लिखे एट पॉइंट ओ। ठीक है, नीचे लाइन में करके लिखो, फुल स्टॉप देखिए। देखो if the total effect of if the total effect of all these forces of all these THESE All these forces Forces. हाँ, all these forces is equals to a single force कैपिटल R ऐसे लिखे इस तरीके R, ठीक है। नीचे लाइन करके लिखना है, फुल स्टॉप करके देन लिखो, देन बोला लिखना है देन नहीं, उसको नहीं, केवल R को लिखना, देन इक्वल टू वाला नहीं नहीं देन R सिंगल is फोर्स आर हाँ लिखिए, देन R इज कॉल्ड, R के ऊपर अथी लगा, एरो चिन्ह लगा, R इज कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ P1 P2 डॉट Pn। वो ऊपर वाला लिखो जो वहाँ लिखवा है, Resultants of P1 P2 P3 डॉट Pn कर लिए। and P1 P2 डॉट Pn सब में एरो चिन्ह लगा दीजिएगा, are called components of R एंड P1 P2 P3 Pn डॉट Pn लिखे, are called components of R। लिख लिया ना इतना दूर तक, उसके बाद इसको छापो, R इज इक्वल टू P1 फोर्स P2 फोर्स डॉट Pn, और इसी को आगे जा करके हम इसी को ऐसे लिखेंगे, समेशन n इज इक्वल टू 1 to n एंड Pn ऐसे आपको इसको या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ आई लगा दो, कहते हैं आई से शुरू होगा आई। इसलिए yes, इस फिगर को बना लो, आपको समझने के लिए आसान होगा। हाँ बना लो, ये आपको मदद करेंगी चीजों को समझने के लिए। एक बार फिगर देखोगे आपको क्लियर हो जाएगी। सर फिगर हुबहू नहीं बनाना, हाँ फिगर हुबहू नहीं बनाना, क्या? हम ना फिगर हुबहू नहीं बनाए बस। अरे तो क्या मतलब है, बॉडी है तो तभी तो समझा रहे हैं, हद कर दी हो। चल रही है या नहीं? हम कहाँ बोल रहे हैं कि तुमको हूबहू बनाना, तुमसे बनेगा भी नहीं हूबहू। देखो या तो तुम मेरे से बेहतर हो सकते हो या मेरे से कमजोर हो सकते हो, मेरे बराबर कभी नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना, समझे? देखो इससे हमें एक बात याद आया कि हम लोग जब छोटे थे, आई थिंक 8-9 क्लास में रहे होंगे,
उस समय भैया लोग जाते थे चूहा कोड़ने के लिए। चूहा कोड़ने मतलब जो नहीं जाते धान वगैरह में खेत में चूहा रहता है, तो उसका फील होता है कोड़ने के लिए। तो इसी पे बहस हो रहा था कि इस बिल को तो तोड़ दिया, लेकिन इसके जैसा बना के बता सकता है। तो एक भैया फिर बोले कि देखो, या तो हम इसे बेहतर बना देंगे जो चूहा बनाया है, या इसे हम नहीं सकेंगे, लेकिन इसके जैसा एग्जैक्ट हम कभी नहीं बना सकते। और वाकई हम जिंदगी में भी कभी भी हम किसी भी व्यक्ति का बराबर कभी नहीं हो सकते। या तो हम उससे ज्यादा हो सकते हैं, या तो उससे कम हो सकते हैं, बराबर कभी नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखो जैसे तुम लोग उतना दूर मत जाओ। देखो अभी हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम लोग को नोट कॉपी में अलग छपवाए, और हम जब नोट कॉपी बनाते हैं उसमें कुछ अलग छापते हैं। तुम अभी भी खोल के देखोगे तो हम लिखवा कुछ और है, वहाँ छापे कुछ और है, तो वो टोन चेंज होते रहते हैं। अभी तुम लोग के पास जस्ट 5 मिनट बाद अगर कोई नया बैच आएगा और सेम टॉपिक पढ़ाना होगा, तब भी डिफरेंस तुमको दिखेगा। समझ गए? तो ये तो नॉर्मली नेचुरल थिंग्स है, उसमें तुम कवर नहीं कर पाए बात समझ। और सुनो, इसको रटने का दिमाग मत लगाना, क्योंकि जब रांची यूनिवर्सिटी क्वेश्चन फंसाया है पिछले 2 सालों में, इससे पहले क्या होता था कि डॉक्टर श्यामा के अंदर या फिर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के अंदर जो क्वेश्चन छपवा देते थे वही डिक्टू दे देता था, लेकिन अब क्वेश्चन बना के भी दे दे रहा है, बहुत प्रोफेसर लोग दे देता है। तो कोशिश करना अंडरस्टैंडिंग पकड़ने का, क्वेश्चन को क्रिएट करने के लिए हम लोग सीखेंगे, उसको ध्यान रखना। हम लोग के लिए काफी चैलेंज बन जाती है, बट वो दिमाग लगाने के चलना। अब इधर देखो, इसी के ऊपर टॉपिक 2 पर डिस्कस कर रहे हैं, ये इसी के टॉपिक 2 पर बात हो रही है। वो ए चल रहा था, ये बी चल रहा है, ध्यान समझिए। अब हम किसी फिक्स पॉइंट पर मान लेते हैं रिजल्टेंट निकालना चाह रहे हैं, ध्यान समझिए। और रिजल्टेंट ऑफ ए फोर्स एट अ पॉइंट या एट अ फिक्स पॉइंट ओवरली कर देते हैं, फिक्स पॉइंट। ध्यान से समझो, एक बात समझ के चलिए, बाद में ध्यान देना, पहले समझो। ये कोई पॉइंट है, मान लेते O, ठीक है। इधर जो हमारा फोर्स लगा वो हमारा लगा P, ठीक है, ये P फोर्स लगा। इधर जो हमारा फोर्स लगा वो हमारा लगा Q। कौन सा फोर्स लग रहा है? Q फोर्स लग रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच जो एंगल बना है वो बना है अल्फा। कितना एंगल बना है? अल्फा। अभी हमको एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या एंगल हो सकती है। हो सकता है कि आपस में दोनों 90 डिग्री पर हो सकता है 180 डिग्री पर हो, या तो दोनों बीच एंगल ही ना हो। देखो क्या क्या सिचुएशन हो सकता है। मान लो जिधर P लगा रहे हो उधर Q ही लगा दिए, मतलब दोनों लड़का एक ही को रस्सी को खींच रहे हो, समझ गए क्या? दूसरा सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि लड़का इधर खींच रहा है और इसी बॉडी को कोई लड़का इधर खींच रहा है, कोई इसी बॉडी को कोई इधर खींच रहा है, कोई इसी बॉडी को इधर खींच रहा है, कोई इसी बॉडी को इधर खींच रहा है तो कोई इसी बॉडी को इधर खींच रहा है। तो अभी हमको एंगल के बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है, तो हम रैंडम कोई एंगल मान के चल रहे हैं, तो वो हमारे पास अल्फा है। समझ गए? अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों जो फोर्स हमारे पास लग रहा है इस पॉइंट पर, उसका एक रिजल्टेंट फोर्स हम निकालना चाह रहे हैं। रिजल्टेंट कहने का मतलब ये दोनों फोर्स का इक्विवेलेंट फोर्स निकालना चाह रहे हैं। जैसे अभी देखे ना कि 3, 4, 5 को जो फोर्स लग रहा था उन सबका एक रिजल्टेंट फोर्स निकाले थे, क्या? R। समझ गए या नहीं समझे? तो उसी तरीके से मान लो ये फोर्स इधर लग रहा है और ये फोर्स इधर लग रहा है। मान लेते हैं कि इसका रिजल्टेंट मान लो ये रहा, ऐसे चला गया, मान लेते सपोज दैट ऐसे, वो इधर भी जा सकता है रिजल्टेंट, ऐसा नहीं कि रिजल्टेंट इधर भी कहीं भी जा सकता है, हमको नहीं पता,
लेकिन वो किसी ना किसी के साथ कुछ एंगल बनाएगा, तो हम इस एंगल को मान रहे हैं थीटा। वो पी के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। इतनी बातें ठीक है क्या? देखो अब इससे मत ये कह देना सर आप आर इधर ही क्यों लिए, आप इधर आर ले लेते, हम कहेंगे क्या दिक्कत है इसमें, हम यहाँ से एंगल मान लेते ये थीटा है। उससे घबराने वाली बात नहीं है, बाद में हम अलग अलग केस डिस्कस कर देंगे थीटा के ऊपर या अल्फा के ऊपर। समझ गए या नहीं समझे? चलिए आ जाइए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। देखो इधर एक बात तो ये समझ के चलना है कि हमको निकालना वैसे है। अब ध्यान समझ लो, हम बस यहाँ पर कैलकुलेशंस कर रहे हैं, बाद में आपको लिखवा देंगे लिखना कैसे। इधर देखो हम अभी तक तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में? देखो कि आर जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो वो पी प्लस में क्यू के बराबर होगा। यही पढ़ के आए हैं अभी तक? यस सर। एनी डाउट? अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड इसको स्क्वायरिंग करते हैं, या ऐसा भी करते हैं कि जो यहाँ है और जो यहाँ है वो खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, यानी इसका खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन बता दो। ध्यान सुनो, अभी तक हम लोगों ने बस इसके वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस के बारे में ही बात किया है, ना तो इसकी मैग्नीट्यूड निकाले हैं और ना ही डायरेक्शन। तो हम वो दोनों निकालने के वजह से हम ऐसा एक रूल अप्लाई करके चल रहे हैं कि दोनों साइड सेम को सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो। अब इससे क्या फायदा होगा, जब दो चीजें सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो खुद के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है इतनी बात? ये तो पढ़े लिखे हो ना तुम लोग, नहीं समझे क्या? ये तो तुम लोग को पढ़ा के आए हैं, याद करो वेक्टर में। समझ गए कि नहीं समझे? अब यहाँ पर समझो इसको, P को P के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो P डॉट का स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ। इसको यहाँ से ले लो तो P इंटू क्यू कर सकते हैं। यस सर। फिर इसको यहाँ से ले लो तो Q इंटू P कर सकते हैं, और Q को Q के साथ करेंगे तो एक लाइन लिख ही लेते हैं। लो एक लाइन बढ़ा ही लेते हैं हम लोग, छोड़ो एक लाइन बढ़ा ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है इतनी बात? हाँ। अब ध्यान समझना, क्या हम इसको डायरेक्टली r का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको मैग्नीट्यूड को? यस। ध्यान समझना, यहाँ मेंशन भी करेंगे कि r बराबर क्या लिख रहे हैं हम लोग? मैग्नीट्यूड। और ये किसके बराबर है? वेक्टर r के मैग्नीट्यूड के बराबर। डिनोट केवल कर रहे हैं उससे, r से। एक बात याद करो, वेक्टर जब पढ़ा रहे थे उस समय भी आपको बताए भी थे, अगर किसी में इस तरीके का एरो चिन्ह लगाया हुआ है तो वो हमारा वेक्टर होता है। अगर उसके ऊपर बस नॉर्मली है तो वो मैग्नीट्यूड होता है, और अगर उसके पास कैप लगाया हुआ है तो वो यूनिट वेक्टर होता है। ये तीन चीज आपको पढ़ा करके आए हैं हम वेक्टर के अंदर। यस सर। नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी सीखिए। ठीक है, अब इधर सुनो, P को P के साथ करोगे वही स्क्वायर बनेगा, तो सीधा सीधी P स्क्वायर लिखना कोई जरूरी तो है? अरे बोलो ना। हाँ। लिख दिए वैसे। अब ध्यान समझो, P डॉट Q, P डॉट Q रहने दो। एक चीज तुम लोगों को पढ़ा करके आए कि डॉट प्रोडक्ट में भले P डॉट Q रहे और या Q डॉट P रहे, दोनों का दोनों इक्वल होता है डॉट प्रोडक्ट में। तो इन दोनों को सेम टू सेम लिखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। यस सर। और यहाँ से सीधा सीधी Q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? अब देखो R स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा, P स्क्वायर प्लस में 2 ये आ जाएगा, P वेक्टर इंटू Q वेक्टर प्लस में Q का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात? अब एक बात सुनो, ये हमारे पास ये रिजल्ट बन के आ रहा है, इसी को डायरेक्ट छाप रहे थे P plus Q अब देखो इधर P डॉट Q है, एक फॉर्मूला तुम लोग पढ़ के आए होंगे, P डॉट, या ऐसे देख लो A डॉट B जब रहता है तो A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, जो भी बीच का एंगल रहता है वो डाल देते हैं। पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो, कुछ नहीं पढ़ के आया हो। इधर देखो कुछ कटने ना है, इधर सुनो, ये हमारे पास ऐसा होता है, दो वेक्टर है, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर हमारे इधर है। इन दोनों के बीच मान लो एंगल हम लोग कुछ भी ले लेते हैं। क्या ले लेंगे एंगल? चलो A ले लेते हैं एंगल के रूप में, या लो थीटा ही ले लेते हैं। ये होता क्या है, ध्यान समझो। तो
ए और बी के बीच में अगर जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना भैया, तो ये हमारा होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इनटू हो जाता है cos थीटा, ये हमारे पास होता है। जब इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना, ये हो जाता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा, और यहाँ पर लगता है एन कैप। यस सर। ठीक है, एन का डायरेक्शन ऐसे मूवमेंट में पता लगता है किधर जा रहा है। ऐसे मुड़ रहा है तो अंदर जाएगा, और ऐसे मुड़ रहा है तो फिर बाहर जाएगा। अब देखो इधर, तो यहाँ पर सीधा सीधे 2 लिख दिए, यहाँ पर P का मैग्नीट्यूड P और Q का मैग्नीट्यूड क्या लिख दिए Q, और यहाँ लगा दिए सीधा सीधी cos थीटा के जगह पर। देखो अब P और Q के बीच एंगल क्या बन रहा है, देखो ये P था, Q के बीच एंगल क्या बन रहा था अल्फा, यहाँ पर सीधा सीधी cos अल्फा है, और यहाँ पर प्लस में आ जाएगा कौन Q का स्क्वायर। समझ गए या नहीं समझे? तो फाइनली रिजल्टेंट हमारे पास कितना आ गया, R बराबर अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस में 2PQ इनटू cos अल्फा प्लस में Q का स्क्वायर। और इस फार्मूला को इम्पोर्टेंट याद रखना, क्योंकि हमेशा इसी का यूज करेंगे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। देखो नीचे नहीं कट रहा है पर, देखो नहीं सर। ठीक है, तो हम लोग कभी भी मैग्नीट्यूड निकालना होगा दो वेक्टर के रिजल्टेंट का, तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, ध्यान रखना। छापो फटाफट, नहीं छापोगे कैसे, रुको थोड़ा लिखवाना पड़ेगा फिर छापना। लिखो कहाँ सर वो रिजल्टेंट पहले तो ये फिगर छापो, ये फिगर पहले हेडलाइन दो और ये फिगर छापो, थोड़ा लिखवा रहा फिर लिखो छापने, क्योंकि पूरा फिजिक्स में यही बात मैकेनिक्स के अंदर आ जाती है, क्योंकि आप मैथमेटिक्स तो करते ही करते हो, लिखना भी अलग से पड़ता है लैंग्वेज, तो वो थोड़ी सी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। खुश हो ना आप मैकेनिक्स स्टार्ट कर दिए तो? डेली चलेंगी ये कॉम्प्लेक्स और ये दोनों चलेंगी, 1-1 घंटे का लेक्चर रहेंगी डेली बेसिस पे, मतलब डेली बेसिस पे नहीं हो सकते, जब भी मेरी क्लासेस होंगी। 23-24 को एग्जाम है, इसलिए। कौन 23-24 की? ये 23-24 क्या चीज? मेडिसिन बहुत जल्दी आ गए तुम। बहुत फास्ट चल रहा है। और 19 को तो हम लोग का एग्जाम खत्म हो रहा है। नहीं, बहुत जल्दी ले ले रहा और 1 है। फरवरी से एग्जाम है। 1 फरवरी से इंड से ना? एग्जाम। हाँ, तो 1 फरवरी तक तो आप पूरा सिलेबस खींच देंगे, खत्म हो जाएगा। हाँ सर, 1 फरवरी तक तो खत्म हो जाना चाहिए। क्या? देखो उधर से एलपीपी उधर से खत्म हो जाएगा, इधर से हम 2 पेपर खींच दे रहे हैं फटाफट। कहाँ जा रहे हैं? देखो मिड सेम होगा तो क्वेश्चन मांग लेना, कॉलेज तरफ से मिल जाएगा। नहीं देते। देंगे वरना पता नहीं चल रहा है। अच्छा देखो, कुछ भी होगा तो पढ़ाया हुआ में से ही ना मिड सेम लेते हैं कि अंदाजे ले लेंगे, ऐसे तो नहीं होता है। पढ़ाई में से नहीं, जो सीआर है ना, वो लोग को पता चलता है, पर वो लोग किसी भी इंफॉर्मेशन ही नहीं देते हैं। तो तुम ही लोग अगले बार CR वही चलते लड़ाई हो गया तो सीआर तो नहीं लगना, क्या देखा नहीं। जाके धमकाना, सीआर कोई भी हो क्लास का शेर हम। अच्छा है और अच्छी है। देखो हम तो कॉलेज के अंदर थे तो अभी भी धमका दिया करते हैं कि सीआर कोई भी हो शेर हम है, बाबू कुछ भी हुआ धुना जाओगे कहते हैं, तो वो चीज है। नहीं, डायरेक्ट प्रोफेसर लोग से भी मिलोगे ना तो वो हिंट दे देंगे कि कहाँ से आने वाला है। ऐसा नहीं है कि इधर ही मिलोगे, आप मिलना ही चाहोगे, डरे डरे रहोगे तो फिर दिक्कत है। बट उम्मीद है कि बहुत मोटा मोटी हम लोग खत्म कर ही लेंगे सर, बहुत हाई फाई। 1-2 दिन क्लास ले रहे हैं, स्टैटिक्स का आज ले रहे हैं। आज कॉलेज में लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए जगह में। हाँ तो चले, मतलब चले जाना, देख लेना कि क्या क्या मतलब टॉपिक में क्या क्या पढ़ा है प्रोफेसर ने बताया या किन्हीं का नोट ले लेना, जिससे पता लगेगा कि सिलेबस में किस आधारित पे कहाँ पे कितना चल रहा है, तो पढ़ने में तुमको आसानी हो। ये ठीक है, हो गया क्या यहाँ तक? पूरा नहीं था आप पूरा लिखवाएंगे। नहीं था, लिखवाएंगे बोले। अच्छा लिखवाएंगे बोले हैं, लिखो हम तो उतार दिए सर। अच्छा उतार लिए हो तो फिर छापो, तब गणना में आगे छापो, कोई दिक्कत नहीं।
ऐसा भी ये बेसिक्स वाले टॉपिक्स हैं, कवर कर सकते हो आप। हाँ। करो करो करो, कोई दिक्कत नहीं। अंडरस्टूड है कुछ? कॉलेज प्रोफेसर ने सर ज़्यादा कुछ नहीं बताएगा, कोई पढ़ाएगा फिर ज़्यादा कुछ नहीं बताएगा। वो तो डायरेक्ट मुद्दा पे उतर जाता है ना। हम लोग हम भी पढ़ाएंगे तो 1 घंटा का अगर पूरा खींचने का प्रयास करेंगे तो इतना लेके जाएंगे नहीं, वो वाली बात ही होती है। पर एक बार इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए इन सबसे उन लोगों को, क्योंकि जब तक इंट्रोड्यूस नहीं होगा चीज़ों को कहाँ से क्लियर होगा। मैथ का बच्चा आपने बुला रखता है, फिजिक्स 11th में आता है तो फिजिक्स तो उसको हवन लगता है, बहुत बच्चा को हवा नहीं लगता है 11th में। तो चलो बात 11th का फिजिक्स बहुत है सर, दम बहुत डर है जी, आसान नहीं। एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन भी नहीं ला पाएगा शुरुआत में। एक टीचर है ना सर, चुपचाप पढ़ाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। इस पे ये बोलेंगे, एक क्वेश्चन लिखो बोलेंगे, उसके बाद सॉल्व करते जाएंगे, चुपचाप सॉल्व करेंगे, बस देख के टुकुर टुकुर उतारते रहो बस। नहीं, हम यही बात कहते हैं, आप प्रोफेसर बनने वाले हो, प्रोफेसर की जो क्वालिटी है उसको आप सीख के जाइए ना, कम से कम कॉलेज के अंदर। आप मान लेते पहले आप नहीं जानते थे, बट अब आप इम्प्रूवमेंट तो कर ही सकते हो। क्या गलत है उसमें? कोई गलती नहीं। आप नहीं करना चाहते हो तो गाली खाएंगे। हम लोग का प्रोफेसर तो आज तक नहीं इम्प्रूवमेंट कर पाया। जान रहा हूँ कि अब रिटायर होने वाले हैं कुछ दिन में। मार्च में हो जाएगा, फरवरी मार्च में। कम से कम ना, हम मेरे ख्याल से जितने भी टीचर है ना, कम से कम उन लोगों को एक बार इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाना जरूर चाहिए। इससे कम से कम ना जो बच्चा का जो प्रॉब्लम है ना वो उसको वाकई वो समझ पाता है, क्योंकि हम बच्चा लोग का तो पूरा कॉलेज में सर 2-3 गो टीचर छोड़ के किसी को कुछ नहीं आता, और आता भी होगा तो पढ़ाना नहीं चाहता और पढ़ाता भी नहीं। मस्त पैसा ले रहा है सरकार, सैलरी भी होगा सर प्रोफेसर लोग का अच्छा खासा 90-95 हज़ार 1 लाख अच्छा खासा रहता है जी, मजाक नहीं है। 1 लाख तो रहता होगा क्या सर? सरकारी टीचर लोग को कितना सैलरी रहता होगा? हाँ? सरकारी टीचर लोग को कितना सैलरी रहता होगा मैक्सिमम? 80-50 सुबह सब लोग का बिल मिल रहा होगा 60,000 का आसपास। कितना सर? सर 85,000 बोले। 85 बोले, वो भी सही है। 80-85 बोल रहे थे। वो तो ठीक है। सोच रहा था मैं उतना सैलरी तो कितना कम? बहुत है सर, उतना ज़्यादा नहीं देना चाहिए। क्या मुझसे निकल गया? हाँ वाकई ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। बोल रहे हैं यहाँ के बाद उधर। इधर लिखी, हाँ इधर लिखी। हाँ, मैं बात ये वो दिखियो नहीं ना, आम चश्मा बोल रहे हो। छोड़ो, लिख लेना फिर मामा कॉपी से। तो ये खुद है, अब मिट गया, बोलती भी नहीं है। अरे हम उधर में समझाने को मिलते हैं। कहाँ पर लिखी है? हाँ, पूरा नहीं लिखी है। तो जितना लिखी है तो अब आ जाओ, सीधा सीधी एंगल निकालने, डायरेक्शंस निकाल लेते हैं हम लोग। कितना टाइमिंग हो गया? टाइम तो बहुत हो गया सर। लास्ट ही बचा है, छोड़ दे। 12:33। इधर से घास उनको लग ही रहा था कि टाइम अच्छा खासा होगा। देखिए लो लास्ट में। अच्छा सर देखिए तो यहाँ पर कुछ नहीं। नहीं कुछ नहीं। देखो डायरेक्शंस निकाल लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या निकाला है कोई आर इक्वल तो हमारे पास क्या है, पी प्लस में क्या है, क्यू है।
है ना। तो इस बार हम लोगों के पास एक चीज तो आ चुका है, ध्यान समझो। कृतिका इधर देखो, अब हम क्या कर रहे हैं ना, हमको डायरेक्शन चाहिए। देखो हमारे पास ये फिगर है, एक बात सुनिए, हम जो बता रहे हैं उसके थ्रू ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इस चलते गौर करना, इधर उधर मतलब कोशिश ये रखना कि आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सके, क्वेश्चन को देख करके कुछ बहुत भी, क्योंकि इससे पहले फंसाने का कोई चांसेस नहीं था मैकेनिक्स के अंदर, टीचर लोग नहीं फंसाता था, नॉर्मली मोटा मोटी जो क्वेश्चन था वही देगा। बट अब थोड़ा सा टफेस्ट किया है, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा हमको खुद नहीं पता। प्रॉब्लम ये ध्यान में रखना कि हम तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो लिखवा देंगे जो चीजें पिछले कुछ सालों से जो आ रही है रिपीटेशन में, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा में देंगे, उसके लिए ही आपको तैयार कर रहे हैं। इससे पहले हम किसी भी बैच में यहाँ से शुरुआत नहीं किए पढ़ाना, पहला बार है बेसिक पढ़ा रहे हैं, ठीक, ध्यान रखना है। और कल से ही हम लोग का चैप्टर 1 स्टार्ट हो जाएगा। आज ये नॉर्मल बेसिक्स केवल इतना चल रहा, फिर बेसिक्स क्लास चलेंगी, फिर चैप्टर स्टार्ट। अभी ना सर कॉम्प्लेक्स को स्टैंड बाय पे रख दीजिए, अभी मैकेनिक्स को थोड़ा सा पेस में चलाएंगे। हाँ चला दे रहे हैं, चैप्टर तक चलेंगे, अभी मैकेनिक्स को चला देते हैं। चैप्टर 1 है। हाँ नहीं, चैप्टर 1 बेसिक्स है, कल से चैप्टर 1 शुरू करेंगे। देखो इधर अभी तक हमारा ये एंगल ये आर था, ये हमारा थीटा हो गया पी के साथ, और ये हमारा क्यू हो गया, और ये दोनों के बीच एंगल कितना था, अल्फा। ये पॉइंट हमारा ओ। अब ध्यान समझिए, हमें तो डायरेक्शन चाहिए किसका, आर का, उसके लिए कौन चाहिए, कौन चाहिए, थीटा। ध्यान रखना, क्योंकि थीटा ही ना घूमेगा, एंगल घूमेगा तो डायरेक्शन बताएगा कि आर कहाँ जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक बार आर को तो पी के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं और एक बार क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, तो मेरा काम हो जाएगा। देखो एंगल जब हमको निकालना है थीटा, तो थीटा बराबर, एक बात तुम लोग जानते हो कि जब भी ये थीटा डायरेक्शन देता है, थीटा बराबर tan इनवर्स y बाई x होता है, पढ़े हो बचपन में? थीटा का वैल्यू अरे इतना तो पढ़ के आए हो। तो इसको अगर इधर भेजोगे तो सीधा सीधी tan थीटा बराबर क्या होता है, y बाई x। तो कहीं ना कहीं हमको tan थीटा क्रिएट करना है। tan थीटा क्रिएट करने के लिए एक बार तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे और एक बार क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो एक बार डॉट करेंगे तो cos आ जाएगा, एक बार क्रॉस करेंगे तो साइन आ जाएगा। नहीं समझे? तो एक बार तो डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, यानी P डॉट R कर दिए। P डॉट R करने से यहाँ भी देखो P डॉट P कर दिए, प्लस में P डॉट Q कर दिए। क्या इतनी बात ठीक है? लिख देना डॉट प्रोडक्ट बोथ साइड, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड्स। लिख लोगे? अरे बोलो तो। यस सर। अब इसको लिख सकते हैं ऐसा, P का मैग्नीट्यूड Q का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। देख लो R और P के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब देखो P और P को करेंगे तो ये हो जाएगा P स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर अगर करेंगे तो P इंटू Q इंटू आ जाएगा cos अल्फा, क्योंकि P और Q के बीच जो एंगल बन रहा है वो अल्फा बन रहा है। ठीक है इतनी बात? अब देखो P अगर कॉमन निकाल के यहाँ P कैंसिल कर दे तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक। यहाँ से cos थीटा, यहाँ बचा है P, यहाँ बचेगा Q cos अल्फा, और नीचे ये वाला Q आ जाएगा नीचे। हाँ समझ गए कैसे हुआ? समझ गए। एक भी बात नहीं समझे लो, समझ गए। देखो P तो निकला, P हो गया कैंसर। क्यों नहीं अब ये Q जो चला गया नीचे, तो यहाँ बचा cos और यहाँ बचा P और यहाँ बचा Q। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लो 1। अब इसके साथ कर देते हैं एक बार क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कर देते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो P क्रॉस ऑफ R कर दिए, यहाँ जाओ P क्रॉस P, और यहाँ कर दोगे तो P क्रॉस Q। ठीक है इतनी बात? अब देखो P क्रॉस ये करोगे तो P का मैग्नीट्यूड R का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर, ये रहा हमारे पास। ठीक, इधर आ जाओ, यहाँ से P और P का डॉट प्रोडक्ट कितना? 0। याद होगा कि किसी भी सेम का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी? 0। प्लस यहाँ पर आ जाओ तो P Q इंटू साइन अल्फा इंटू यूनिट वेक्टर। समझ गए या नहीं समझे? ठीक है। चाहोगे तो यहाँ यूनिट वेक्टर n1 मान लेना, यहाँ यूनिट वेक्टर क्या मान लो? n2। कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब इन दोनों के बीच यूनिट वेक्टर n1 लग रहा है और इन दोनों के बीच यूनिट वेक्टर n2।
यानी P और R के बीच N1 और P और Q के बीच क्या लग रहा है N2। अब दोनों साइड आप मैग्नीट्यूड ले लेंगे। मैग्नीट्यूड लेने से क्या होगा कि N1 का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वैल्यू होता है 1। पढ़ के आए हो? देखो कोई भी यूनिट वेक्टर का जब भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं वैल्यू कितनी आती है 1 आता है। दोनों साइड हम ले लेते हैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड P R, यहाँ पर आ जाएंगे साइन थीटा, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से आ जाओ पी क्यू और ये आ जाएगा साइन अल्फा। बोलो इधर तो नहीं कट रहा है, से बात देखो वहीं तक आएगा, नहीं तक ना। हाँ वहीं तक। देखो अब यहाँ से P और R यहाँ पर आ गया साइन थीटा और इधर आ जाएगा पी क्यू और इधर आ जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, P से P क्या हो गया कैंसिल। R को उधर भेजो, ये sin थीटा इज इक्वल टू q इनटू sin अल्फा बटा r। ये हमारा कितना आ जाएगा 3। इक्वेशन नंबर कितना 3। अच्छा एक बात रुको यहाँ हम लोग कुछ मिस्टेक करके आए। देखो p डॉट r किए हैं तो p और यहाँ r ना आना चाहिए, हम q q लिखे हैं। तो यहाँ पर भी क्यों ना आना चाहिए r आना चाहिए। चलो ठीक है, ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर कितना 2। समझ पाए इधर कैसे हुआ? यस सर 3 आएगा सर। अच्छा 3 है। अच्छा इधर तो कोई डाउट नहीं है ना? वहाँ मिस्टेक किए हुए थे, p डॉट r करोगे तो p r ना आएगा भैया। तो बोलो ना कुछ। यस सर। अब ये 2 3 और 2 है, उसको डिवाइड करते हैं फ्रॉम 3 and 2। देखो यहाँ लिख दिए sin थीटा, यहाँ लिख दिए cos थीटा। अब इधर देखो sin थीटा में हमारे पास ये q sin अल्फा p प्लस q cos अल्फा। अच्छा r भी तो है यस सर। r, और यहाँ पर देखो क्या p प्लस तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ तो कर ही देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। r से r कैंसिल, ये बन जाएगा कितना tan थीटा tan थीटा इज इक्वल टू ऊपर में बना q sin अल्फा अपॉन में p प्लस q cos अल्फा। cos अल्फा। चाहोगे तो इसको उधर पलट दो, tan को तो इन्वर्स में आ जाएगा। समझ गए या नहीं समझे? Yes, एक लाइन लिख ही देते हैं। देखो थीटा इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा tan इन्वर्स q sin अल्फा इज इक्वल टू p प्लस में q इनटू cos अल्फा। ये हमारे पास बन के आ गया। यस छाप बाकी नेक्स्ट डे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। अभी है अच्छा खासा टॉपिक है तो समय भी हो गया, आपको ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना, होले होले पढ़ाएंगे। बंद कर।